नमस्कार साथियों, पॉलिटी विजन में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव शपथ कैसे लेते हैं और उनको उनके पद से कैसे हटाते हैं, ये हमने कर लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। आज देखेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में ये देखते हैं कि राष्ट्रपति, अगर देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। आज देखेंगे हम सामान्यकालीन शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। ये जो शक्तियाँ मिली हुई है राष्ट्रपति को, इनमें ये अपने स्वविवेक का कम प्रयोग करते हैं और मंत्री परिषद के परामर्श से काम करते हैं, इन शक्तियों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। जितने भी कार्य किए जाएंगे सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब ये प्रधानमंत्री कहाँ से नियुक्त किए जाएंगे? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा और बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में 272 सीट की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी दल को 272 सीट मिल गई है तो उसको स्पष्ट बहुमत मिल गया है। तो इस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे और शपथ दिलवाएंगे। प्रधानमंत्री की कोई शपथ नहीं होती है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति यहाँ अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप गठबंधन सरकार बनाइए। इस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्री परिषद का निर्माण करना होता है और मंत्री परिषद का निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री सूची बना के देते हैं राष्ट्रपति को कि इनको मंत्री बनाना है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा इनको मंत्री पद दिए जाते हैं और इनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। ये लोकसभा के सदस्य के रूप में अपनी शपथ लेते हैं। तो इनको शपथ प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है यानी गठन होता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा या उस सदन के जो सबसे वयस्क या वृद्ध कह सकते हैं व्यक्ति होते हैं, यानी एज में नहीं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार चुनाव लड़ा है लोकसभा के लिए या अन्य के लिए, तो उनको काफी नॉलेज होता है, तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब ये प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाने का काम करते हैं और जब तक सदन के सदस्यों के द्वारा स्पीकर का चुनाव नहीं कर लिया जाता है तब तक ये प्रोटेम स्पीकर अपने पद पर रहते हैं। तो इस तरह से मंत्री परिषद का गठन होता है। आगे देखते हैं, इसके अलावा किस किस की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि देश के महान्यायवादी की नियुक्ति और इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी
शपथ दिलवाएंगे और प्रसाद प्रियन, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियंत ये अपने पद पर बने रहेंगे। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, शपथ नहीं दिलवाते हैं। शपथ दिलवाने का काम होता है उस राज्य के हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय होते हैं, उनके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति राज्यपालों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है, तो एक समय में 2 राज्यों का राज्यपाल भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियंत अपने पद पर नहीं रहते हैं। इसके अलावा अंतरराज्यीय परिषद है, अन्य पिछड़ा आयोग, राजभाषा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 77 में उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी संघ सरकार में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। एक्चुअल में जो वास्तविक शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। राष्ट्रपति इनसे परामर्श लेने के बाद ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के जो विचार होते हैं, यानी मंत्री परिषद जो सुझाव देती है उनको पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। जो विधेयक पास करके भेजा जाता है उसे भी पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं। आर्टिकल 78 में, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी मांग सकते हैं। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78। इसके तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका की जो प्रशासन है और विधान जो कानून निर्माण होता है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है रक्षा बलों से संबंधित, यानी सेना से संबंधित है। अनुच्छेद 53 सब क्लोज 2 में इसका उल्लेख किया गया है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होगा। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और सेना अगर 1 इंच भी खिसकती है या आगे बढ़ती है तो राष्ट्रपति के आदेश से ही बढ़ती है। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें उपराज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। उपराज्यपाल होते हैं और कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ उपराज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस तरह से हमने देखा कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई है, यानी नियुक्ति संबंधी है और प्रशासन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से व्यक्तियों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। इन सब नियुक्तियों के अलावा विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, यानी विदेशी राजदूत अगर भारत में नियुक्त किए जाएंगे तो उनके आई कार्ड भी राष्ट्रपति के पास जमा होते हैं। आगे देखते हैं हम विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ये राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहले अनुच्छेद 85
सब क्लोज 1 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाएंगे। कहीं कहीं लिखा हुआ आता है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत करेंगे। तो आहूत का मीन हो गया बुलाना, यानी बैठक बुलाना। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 85 सब क्लोज 1 में। अनुच्छेद 82 सब क्लोज 2 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सदनों का सत्रावसान किया जाएगा। सत्रावसान का मतलब होता है जो बैठक होती है, विशेष बैठक की समाप्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। हमारे जो संसद है इसके 3 सत्र होते हैं, बजट कालीन सत्र, मानसून कालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। सबसे जो बड़ा सत्र है ये है बजट कालीन सत्र, इसको ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं, और सबसे छोटा है शीतकालीन सत्र। तो इनकी बैठक जो बुलाई जाती है यानी सत्रावसान किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विघटन करना, तो राज्यसभा तो स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं कर सकते। लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर सरकार चलाने में असमर्थ हो जाते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देते हैं। इसके लिए मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को परामर्श देती है। आज तक 9 बार लोकसभा का समय से पूर्व विघटन किया जा चुका है। एक होता है स्थगन या स्थगित, ये लोकसभा को स्थगित किया जाता है, इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। स्थगित करने की शक्ति स्पीकर के पास होती है। स्पीकर के द्वारा यानी संसद का जो सदन का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा सदन को स्थगित किया जाता है। यानी कोई बैठक चल रही है तो उसको स्थगित स्पीकर या अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 99 में उल्लेख किया गया है कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे। तो इतने सारे सदस्यों को शपथ दिलवाना पॉसिबल नहीं होता, तो राष्ट्रपति व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं। उस राष्ट्रपति के जो अंडर में व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के द्वारा संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 86 सब क्लोज 1 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगे। ये अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखा जाता है। अब कब देंगे राष्ट्रपति अपना अभिभाषण? संसद का सत्र शुरू हुआ है तो अपना अभिभाषण देंगे, या विदेशी मेहमान आए हैं तो अपना अभिभाषण देंगे, या कोई विशेष अधिवेशन है, विशेष बैठक है उसमें अपना अभिभाषण देंगे। अभिभाषण का मीन है भाषण दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और ये तैयार किया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। अनुच्छेद 86 सब क्लोज 2 में उल्लेख किया गया है कि संसद के किसी सदन को विधेयक संबंधी जानकारी या अन्य कोई संदेश भी राष्ट्रपति भेज सकते हैं। धन विधेयक जो पेश किया जाता है सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, तो धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 87 में उल्लेख किया गया है प्रथम सत्र, लोकसभा का चुनाव हुआ है, प्रथम सत्र है, तो उसकी जो बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा या उसमें अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। और प्रति वर्ष सत्र शुरू होता है, तो प्रति वर्ष पहला सत्र होता है बजट कालीन सत्र, तो उसमें भी राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगे, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 80 सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ये 12 सदस्य अलग अलग फील्ड से होंगे, कला,
साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इनमें एक्सपर्ट्स होंगे, उन्हीं को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। कला के फील्ड में हो, साहित्य में हो, विज्ञान में हो, समाज सेवा में हो। सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, ये भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ये ना कला से थे, ना साहित्य से, ना विज्ञान से, ना समाज सेवा से, ये खेल क्षेत्र से थे और खेल को एक कला माना गया है। इस बेस पे ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बाकी इनको सारी शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 331 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करेंगे। अब कब करेंगे 2 आंग्ल भारतीय सदस्य? अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य चुनाव लड़कर या निर्वाचित होकर नहीं आए हैं, आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगर 2 आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा में चुनाव लड़कर आ गए हैं तो फिर मनोनीत नहीं किए जाएंगे। आंग्ल भारतीय यानी उसको कहते हैं जिनके पिता अंग्रेज या यूरोपीय हो, दादा अंग्रेज या यूरोपीय हो और माता भारतीय हो, उनकी संतान को आंग्ल भारतीय कहा गया है। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, बाकी जो निर्वाचित होके आए हैं उनकी तरह ही इनको शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 366 में एंग्लो इंडियंस को परिभाषित किया गया है कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, कहाँ से, यानी विदेशी होते हैं, कहाँ के होते हैं, जिनके पिता यूरोपीय हो और माता भारतीय हो, उनको एंग्लो इंडियन कहा गया है। आगे है अनुच्छेद 108। 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। धन विधेयक को लेकर, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अब किस कंडीशन में बुलाएंगे? संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी साधारण विधेयक है, मान लीजिए राज्यसभा ने पारित कर दिया है, पास करके लोकसभा में भेज दिया है। अब लोकसभा ने 6 माह तक इस पे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। साधारण विधेयक पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। इसमें लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा होती है, राज्यसभा से डबल होती है, तो लोकसभा के फेवर में ही जो भी मत होता है वो लोकसभा के फेवर में ही होता है। आज तक राष्ट्रपति ने 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई है। 1961 में दहेज बिल को लेकर, 1978 में बैंकिंग विधेयक आया था तो वो भी पास नहीं हुआ था, इस वजह से बुलानी पड़ी, और 2002 में कोटा विधेयक संबंधी इन 3 बार संयुक्त बैठक का प्रावधान यानी संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अनुच्छेद 123 में उल्लेख किया गया है
कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये जो अध्यादेश है एक कानून की तरह ही होता है और ये जो अध्यादेश है अगर संसद का सत्र शुरू हो गया है तो शुरू होने के 6 सप्ताह तक सक्रिय रहेगा। 6 सप्ताह के बाद ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इस अध्यादेश को अगर संसद चाहे तो अनुमति या प्रस्ताव बहुमत के द्वारा पास करके कानून का रूप दे सकती है। बाकी अध्यादेश 6 सप्ताह तक, जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ 6 सप्ताह तक सक्रिय रहेगा और 6 सप्ताह के बाद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्राप्त है, तो राज्यों में 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियों में देखते हैं राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां या अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 111 में कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही हस्ताक्षर करते हैं वो कानून का रूप ले लेता है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति वित्त मंत्री द्वारा बजट को संसद के सम्मुख रखवाएंगे। प्रति वर्ष संसद के द्वारा बजट पेश किया जाता है और ये बजट राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा पेश करवाते हैं। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 102 के तहत धन विधेयक के बारे में लिखा गया है कि धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति अनुमति देंगे उसके बाद ही धन विधेयक लाया जाता है और धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है धन विधेयक को लेकर, तो वो इसको 14 दिन के लिए रख सकती है, सुझाव दे सकती है। मानना नहीं मानना लोकसभा पर डिपेंड है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे। वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि भी है, इसका उल्लेख किया गया है 267 में। वैसे निधियां 3 प्रकार की होती है, मोस्टली देखें तो संचित निधि होती है और आकस्मिक निधि होती है। संचित निधि से पैसा संसद से परमिशन लेके निकलवाया जाता है या निकाला जाता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस होते हैं वो पैसा जमा होता है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को पैसे की आवश्यकता है तो वो राष्ट्रपति से आकस्मिक निधि से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके इन 2 निधियों के अलावा लोक निधि भी है जहां जनता का पैसा जमा होता है। आगे देखते हैं हम न्यायिक शक्तियां या इनको सैनिक शक्तियां भी न्यायिक शक्तियों में देखते हैं, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 72 में कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, यानी जो अपराध किया गया है वो राष्ट्रपति के पास याचिका लगाते हैं तो उनको राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि उनका दंड ही माफ कर दिया, उनकी जो सजा सुनाई गई है उसको परिवर्तित, उसकी प्रकृति को बदल देते हैं। जैसे किसी को फांसी की सजा सुनाई है तो उसको उम्र कैद में बदल देते हैं। 2 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है उसको 1 में चेंज कर देते हैं। कठोर कारावास दिया गया है तो साधारण कारावास में बदल देते हैं।
गर्भवती महिला है उसको मृत्यु दंड दिया गया है तो आजीवन कारावास में बदल देते हैं। तो इस तरह से सजा की प्रकृति बदल देते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के पास किसी ने याचिका लगाई है तो राष्ट्रपति पे बाउंडेशन नहीं है, समय अवधि की बाउंडेशन नहीं रखी गई है कि आप इतने समय में इस याचिका पर सुनवाई करें। कितना भी समय राष्ट्रपति ले सकते हैं किसी याचिका पर फैसला देने के लिए। अब राष्ट्रपति यहाँ अपने सब विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, मंत्री परिषद के परामर्श से ही ये अपना फैसला देते हैं। इसके अलावा राज्य सूची के विषय में अगर मृत्यु दंड का विषय है, मृत्यु दंड से संबंधित कोई है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वो राष्ट्रपति के पास आता है, बाकी सारे मामले उस राज्य का राज्यपाल या बाकी सबकी जो शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल फैसले देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। उस परामर्श को मानना या नहीं मानना राष्ट्रपति पे डिपेंड है। सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता कि हमने जो परामर्श दिया है वो आपको मानना ही होगा। न्यायिक शक्तियों में और देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। विभिन्न राज्यों में 24 उच्च न्यायालय हैं। 24 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनको शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलवाता है और राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों का तबादला यानी ट्रांसफर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का एक ही न्यायालय है, तो वहां से ट्रांसफर कहीं कर नहीं सकते। उच्च न्यायालय 24 है तो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में राष्ट्रपति ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति को सामान्यकालीन शक्तियां मिली हुई है। सामान्यकालीन शक्तियों में जो सामान्यकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो मुख्य रूप से वो मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां वो अपने सब विवेक का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करना है तो लोकसभा में अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो वहां अपने सब विवेक का प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ और मामले होते हैं जहां भी करते हैं और सारे कार्य मंत्री परिषद के परामर्श के द्वारा किए जाते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।